नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर डे टुडे में बात करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है गांधी जी के 156वीं जयंती पर राजघाट पहुंचे उनको पुष्प अर्पित करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए गांधी के बताए रास्ते पर चलेगी सरकार। ठीक है, तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा भोजन बर्बाद कर रहा है चीन। ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, इस पर हम बात कर लेंगे। एक तरफ गाजा जहाँ पे भूखमरी की चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ इतनी सारी चीजें बर्बाद हो रही है, इसको लेकर के बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हुआ और देश भर में खोले गए हैं 5 सेंटर डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी हम बात कर लेंगे, इस पे काफी इंपॉर्टेंट इशूज है ये। इसके साथ साथ बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ने लगे हैं स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। अब इसकी संख्या जो है ना बढ़कर के 83 हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना है। एक इशूज है सर क्रीक में नापाक हरकत का जवाब इतिहास भूगोल बदल देगा, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। क्या विवाद है, ठीक है, और इतना क्यों अहम है हमारे लिए, ठीक है, और सर क्रीक किसे कहते हैं वो सारी चीजों पे हम नजर रखेंगे। ठीक है, आज बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है ना जो लोकल जो इश्यूज हैं वो आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा के कारण जो है ना न्यूज नहीं आए हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं आया है, तो हम केवल और केवल नेशनल इश्यूज को ही डिस्कशन करेंगे। कल जो 4 अक्टूबर का डिस्कशन होगा तो उसमें जो है ना कि पिछले 2 दिनों का यानी 2 और 3 वाला इश्यूज नहीं आया है, पेपर नहीं आया है, तो 4 तारीख को जब हम कल करेंगे तो उसमें सारा का सारा इश्यूज ऐड रहेगा। ठीक है, तो लगभग जो है ना आज लगभग 7 से 8 ऐसे न्यूज हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं, ताकि आप डाउनलोड करके उसे पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यूज आपको डेली मिलते हैं शाम को टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर पाए कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मिलते हैं उस पर आपकी जो है पैनी नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर 2025 पे हम बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज नेशनल इश्यूज ही हैं, इसको कवर करेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि विकसित भारत के लिए गांधी के बताए रास्ते पर चलेगी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। कल गांधी जी का जो है 156वीं जयंती थी और प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे थे और वहां पर उनको पुष्प अर्पित किया। तो इसी दौरान जो है ना इन्होंने, आपको कल पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो मोदी जी का कहना है ना कि देखिए जो गांधी जी का जो संकल्प था, गांधी जी के द्वारा जो उनके विचार थे, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने की बात चल रही है और सरकार उन्हीं के दिए रास्ते कदम पर जो है ना चलेगी। ठीक है, तो ये उनके आदर्श मूल्य थे। ठीक है, तो उनका कहना है कि देखिए बापू के आदर्श ने मानव इतिहास को बदल दिया था। इन्होंने दिखाया कि कैसे साहस सादगी महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि गांधी सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने का आवश्यक साधन मानते थे। मोदी ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया और उन्होंने शास्त्री को एक असाधारण राजनेता बताया जिनकी ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने भारत को मजबूत बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा कहा जाता है कि भारत में अगर कृषि को किसी ने आगे बढ़ाया, खाद्यान्न में आपको जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया, तो वो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जो अभी बने हैं हमारे 15वें उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी जो है गांधी जी को याद किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने जयंती पर योगदान को सराहा भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन में गांधी जयंती पर अहिंसा शिक्षा का आह्वान किया गया है, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिनेवा महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया और वर्ष 2007 से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ साथ रिकी केज ने जारी किया म्यूजिक वीडियो। ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीत रिकी केज हैं, एक गाने के जरिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एल्बम रिलीज किया जिसका नाम है गांधी मत्राज ऑफ कंपैशन। इसके एक गाने हैं वी द चेंज के जरिए गांधी के आदर्शों को संगीतमय श्रद्धांजलि इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों की दुनिया भर में सबसे ज्यादा भोजन बर्बाद कर रहा है चीन और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार कहा जाता है कि साल 2025 में सबसे अधिक भोजन बर्बाद करने वाले देशों में भारत जो है ना दूसरे नंबर पर है और पहला स्थान जो है ना चीन का है। ठीक है, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना है क्योंकि जो है ना ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पर ब्राजील और 5वें नंबर पर इंडोनेशिया है, जहां पे सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी हो रही है। ठीक है, कहा जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में
हर साल $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत का खाना फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर लगभग 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं। खाने की बर्बादी केवल सामाजिक नहीं है बल्कि पर्यावरण से भी जुड़ी एक बड़ी समस्या है और खाने की बर्बादी से कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 8 से 10% हिस्सा निकलता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए ध्यान रखने वाला है। ठीक है, कहा जाता है कि 78.3 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी भुखमरी से जूझ रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बताया हमने कि 783 मिलियन लोग जो है ना भूख से जूझ रहे हैं। तो गाजा जैसे जगह पे जो है भुखमरी की सिचुएशन है, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, आपने एनसीआरबी का रिपोर्ट पे हमने कल काफी ज्यादा डिस्कशन किया था, हर प्रोस्पेक्टिव से हमने बात किया था क्योंकि न्यूज़पेपर में सारी चीजें डिटेल में दी गई थी। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि जो रिपोर्ट आए हैं उसके आंकड़े में दोषसिद्धि की खराब दर पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दिया और कहा है कि नए आपराधिक कानून की के पूरी तरह क्रियान्वयन के बाद सुधरेगी स्थिति है। ठीक है, तो ये जो है खराब जांच व गवाहों के मुकरने से बरी हो जाते हैं ज्यादातर अभियुक्त। हमने कल बात किया था कि ज्यादातर जो है ना लोग बहुत कम लोगों को सजाएं दी जाती है, ज्यादातर जो है ना बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी पर जो है ना ये रिपोर्ट ये आज पेपर में आया है कि खराब जांच हो रहा है, गवाह उतने अच्छे मिल नहीं रहे हैं, उनके द्वारा जो है कि बाद में उनको किसी न किसी साजिश में उनको फंसा दिया जाता है कि भाई ठीक है। इसके साथ साथ वो जो है अपनी बातों से मुकर जाते हैं कि नहीं हमने तो ये चीजें देखा ही नहीं, ये गलत चीजें हैं। तो अब जो है ना जो साक्ष्य है उस साक्ष्य को जो है झुठला देना, उसके कारण जो है ना ज्यादातर जो अभियुक्त जो है बरी हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कंसर्न जारी किया गया है जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा। ठीक है, कहा जाता है कि किसी अपराध के घटित होने पर पीड़ित पक्ष यह उम्मीद लेकर एफआईआर दर्ज कराता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन देश भर में अपराधों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि दोष सिद्धि की दर अत्यंत खराब है। दुष्कर्म के मामले में हर 5 में से 4 आरोपित बरी हो जाते हैं, तो हत्या के मामले में भी 3 में से 1 को ही सजा मिलती है। दंगों के मामले में तो 6 में से 5 आरोपित बरी होते हैं। और एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि इस खराब दोष सिद्धि दर का मुख्य कारण पुलिस की खराब जांच और गवाहों के अदालत में मुकर जाना है, याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है एक अपराध की जांच से लेकर के ट्रायल पूरा होने तक काफी समय और संसाधन लगते हैं। वर्षों मुकदमा चलता है और अंत में अभियुक्त बरी हो जाता है। अदालत कहती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। इस निराशाजनक स्थिति पर पूर्व डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन BS जून का कहना है कि दोष सिद्धि के खराब दर के पीछे कई कारण हैं। जैसे कारण आपको पता होना चाहिए, जैसे खराब जांच, गवाहों का मुकरना और न्याय में देरी। इनका कहना है कि पुलिस की जांच ही खराब होती है। जब पुलिस मामले की जांच के दौरान वैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान नहीं रखती तो सजा मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार गवाह अदालत में जाकर आता है लेकिन वहां पर आकर के क्या हो जाता है, मुकर जाता है। इसके लिए जरूरी है कि गवाहों की सुरक्षा दी जाए ताकि वे निडर होकर अदालत में बयान दें और मुकरे नहीं। इसके अलावा न्याय में देरी भी एक कारण है। कई बार बचाव पक्ष जानबूझकर अभियोजन पक्ष की गवाही में देरी कराता है। गवाही खिलाफ जाने की आशंका में उसकी कोशिश रहती है कि गवाही टली रहे। उन्होंने कहा कि दोष सिद्धि की दर ठीक करने के लिए सभी स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण इस पे काम करता है। ठीक है, कहा जाता है कि अभियुक्त परिचित होने पर बयान में मुकर जाती है कितना, 80% महिलाएं। ठीक, कहा जाता है कि पूर्व डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पूर्णिमा गुप्ता भी इस बात से सहमत हैं कि गवाहों का मुकरना अभियुक्तों के बरी होने का एक सबसे बड़ा कारण है। इनका कहना है कि दुष्कर्म के मामलों में यदि अभियुक्त परिचित होता है तो 60 से 80% मामलों में पीड़िता अपने बयान से मुकर जाती है। पीड़िता के मुकरते ही केस विफल हो जाता है। इसके अलावा जांच में तकनीकी खामियां भी होती है, जैसे दुष्कर्म के मामलों में नमूने की जांच में गड़बड़ी, गवाहों या शिकायतकर्ता का मुकरना केवल दुष्कर्म का मामला ही नहीं बल्कि हर मामले में गंभीर होता है। यदि कोर्ट के बाहर समझौता हो जाता है तो शिकायतकर्ता कोर्ट में मुकर जाता है, जिससे अभियुक्त बरी हो जाता है। हालांकि इनका कहना है कि पुलिस की जांच में ढिलाई को नहीं स्वीकार करती है। इनका कहना है कि पुलिस पूरी कोशिश करती है कि जांच सही हो, केस कोर्ट में साबित हो सके। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से स्थिति में सुधार होगी क्योंकि इसमें गवाही की रिकॉर्डिंग होगी जिससे मुकरना संभव नहीं होगा। साथ ही जांच से लेकर के ट्रायल तक की टाइमलाइन तय है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो प्रॉपर जो है अगर उस पर काम किया जाए तो कोई भी चीजें जो है ना सुधारी जा सकती है। ठीक है, तो ये है एनसीआरबी का रिपोर्ट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंतर्गत जो चीजें बताई गई है, तो अभी जो है लगातार आपको अलग अलग एक्सपर्ट का व्यू आएगा। उन एक्सपर्ट के व्यू को समझना है, उन एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए व्यू को जो है ना पॉइंट में नोट कर लेना है कि इनका क्या मानना था, इनका क्या मानना था, और कंक्लूड करके 150 शब्द 250 शब्द का एक आंसर तैयार कर लीजिए इन सभी मामलों पे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही समाज के लिए बहुत बड़ा इश्यूज है। ठीक है, सोसाइटी जब पढ़ते हैं ना तो सोसाइटी में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने विवादित क्षेत्र में सैन्य ढांचे के विस्तार पर दी चेतावनी। कहा जाता है कि सर क्रीक में हिमाकत की तो पाक को कड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहना है किनका, तो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, उनका कहना है। ठीक है,
कहा जाता है ये सर क्रीक जो है ना, ये विवादों में क्यों है, ठीक है। कहा जाता है विवाद की जड़ 1914 के समझौते से है। तब के दस्तावेज के आधार पर भारत सर क्रीक के पूर्वी तट को सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी तट को सीमा मानता है। भारत का कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेज और मध्य रेखा के आधार पर सीमा तय होनी चाहिए। इसका रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह अरब सागर के पास है और यहीं से कराची पोर्ट का मार्ग है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कच्छ में जलधारा कहा जाता है। सर क्रीक कच्छ की खाड़ी में स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा है। यह भारत में गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। यह ज्वारीय क्षेत्र समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ती है और सामरिक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जो है ना कि ये तो हमने देख लिया कि विवाद क्या है और ये जलधारा है, सर क्रीक जो जलधारा है वो कहां पर है, किस क्षेत्र में, कितनी इसकी लंबाई है, ये हमने देख लिया। अब मुद्दा आया है क्या, इनका जो राजनाथ सिंह का जो बात है, रक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं कि गुजरात के भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा इन्होंने संदेश दिया है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में किसी प्रकार की हिमाकत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा, ठीक है। रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी पड़ोसी देश द्वारा विवादित क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार की पृष्ठभूमि में आई है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सैन्य अड्डे पर सैनिकों के साथ दशहरा भी मनाया और शस्त्र पूजा भी किया। इन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और हमारा मकसद तनाव बढ़ाकर के पाकिस्तान के साथ युद्ध करना नहीं था। कराची जाने का रास्ता यहीं से होता है, सर क्रीक से ही होता है। इन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान को चेतावनी देते उन्होंने कहा कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता इसी क्रीक से होकर गुजरता है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद जारी है। भारत ने बातचीत से इसे सुलझाने की कोशिश किया है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत खोखली और अस्पष्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि सर क्रीक से सटे इलाकों में उसके सैन्य बुनियादी ढांचे का हालिया विस्तार उसकी नीयत को दर्शाता है। यानी वो जो है ना, वहां पर क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो कंसर्न तो जाहिर है, ठीक है, कि आप अपनी सीमाओं में रहते हुए सारे काम कीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है ना, इस पे पेनी वर्जन होनी चाहिए क्योंकि हमारी सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट वो रोल है वो क्षेत्र का, ठीक है। तो सोवरेनिटी का सवाल है, ये चीज अब जरूरी है, ठीक है। भागवत जी का कहना है कि दूसरे देशों से व्यापार जरूरी मजबूरी नहीं है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है मोहन भागवत जी। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यापार और आर्थिक संबंध हमारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, ना कि मजबूरी के अनुसार। तो ये तो ऑलरेडी आपने सुना ही होगा, मोदी जी का भी कहना है कि हम मजबूरी में किसी के साथ जो है ना कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इच्छा है, ठीक है, कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए ट्रेड को लेकर के। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी जो है ना बात है स्वावलंबी का, स्वदेशी का, ठीक है। तो इसको बढ़ावा दिया जाए। अब दीपावली आ रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री बार बार अपने मन की बात में बोले कि स्वदेशी अपनाइए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ये ऑलरेडी अभी हमने डिस्कशन किया ही, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस पे हम बात कर लेते हैं कि सर क्रीक क्षेत्र के महत्व के दो बड़े कारण हैं। यह इलाका अरब सागर के नजदीक है और यहाँ से पाकिस्तान, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। कहा जाता है कि सर क्रीक के आसपास के समुद्री इलाकों में हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस भंडार होने की संभावना है। तो ये जो है ना हमारे लिए रिसोर्सेज को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। पंडित छन्नूलाल मिश्र जो एक हमारे शास्त्रीय संगीत के काफी होनहार और विद्वान कलाकारों में से एक, ठीक है, जिनका कल 2 अक्टूबर 2025 को मृत्यु हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल है, ठीक है। अब इनके बारे में जो है ना, इनको जो कुछ पुरस्कार इनके बारे में देखें तो इनका नाम पंडित छन्नूलाल मिश्र, विद्या शास्त्रीय गायन, घराना किराना। पिताजी का नाम पंडित बद्री प्रसाद मिश्र, माता रानी देवी मिश्र। जन्म 15 अगस्त 1936 को हुआ, मृत्यु 2 अक्टूबर 2025 को। जन्म स्थान ग्राम हरिहरपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। प्राथमिक शिक्षा हरिहरपुर से इन्होंने ग्रहण किया। इनको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, यश भारती, डी.लिट, मतलब कि ये देखें ना तो इनको बहुत सारे जो है ना पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाला बात है। और इनके बारे में जो है ना कि अगर मैं बात करूं तो अगर हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर कल्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो कल्चर में जो है ना इनका नाम काफी ज्यादा आता है जब हम संगीत की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ने लगे हैं हिम तेंदुए, 83 तक पहुंची है संख्या, ठीक है। तो ये जो है ना आप देखेंगे कि 2018-2021 के बीच में जो रिपोर्ट आया था उसमें जो है ना यहाँ पर 51 ही तेंदुआ हुआ करता था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि अब जो है ना 83 यहाँ पे बढ़ करके हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ की जो जब संख्या बढ़ रही है तो ये जो है ना ये कहा जा रहा है कि वन्य प्राणी विंग की ओर से अध्ययन करवाया गया है कि
यहाँ पर हिम तेंदुओं को लेकर के, उसके माध्यम से ये पता चला है कि हिमाचल में हिम तेंदुए की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और अब जो है बढ़ करके कितना हो गया, तो 83 हो गया है। और यह जानकारी जो है प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन प्राणी प्रभाग के हैं, जो अमिताभ गौतम ने शुक्रवार को 74वें वन प्राणी सप्ताह पर स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन हिमाचल प्रदेश 2025 पुस्तिका का विमोचन करते हुए इसकी जानकारी दिया है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 83 पाई गई है और 2021 में यह जो संख्या थी 51 थी। ठीक है, वन प्राणी प्रभाग हिमाचल के नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ मिलकर के हिम तेंदुआ पर अध्ययन किया है। प्रदेश में हिम तेंदुआ 26,112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ पर किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सेचुतुआन नाला और आसारंग वन्यजीव अभयारण्य में हिम तेंदुआ देखे गए हैं। अधिकांश रिकॉर्डिंग संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी हुई है। यह तथ्य बताता है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका अहम है। टीम ने राज्य के हिम तेंदुओं के आवास वाले क्षेत्रों में 6 प्रमुख स्थलों पर कैमरा ट्रैपिंग किया था। इसके माध्यम से ये डिटेल आया है। तो लाहौल स्पीति जिले में ये देख रहे हैं आप, तेंदुआ विचरण कर रहा है, तो लाहौल स्पीति जिले में विचरण करता है हिम तेंदुआ का, ये फोटो के साथ ये चीजें दी गई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि भारत फ्रांस की वायुसेनाएं बढ़ा रही हैं रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, और 22वीं एयर स्टाफ वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एयर स्टाफ वार्ता भारत और फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के बीच 22वीं एयर स्टाफ वार्ता का 3 दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया। इसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन चर्चाओं में संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, विचारों का आदान प्रदान, पेशेवर सैन्य शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चर्चाओं का उद्देश्य जो है ना, वो संचालनात्मक समन्वय को मजबूत करना और दोनों वायुसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना था। इस बैठक के जो अध्यक्षता भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल एसके तलियान और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के ब्रिगेडियर जनरल निकोलस चाम्बाज ने किया, जो उच्च स्तर की भागीदारी और गहरे रक्षा सहयोग के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। एयर स्टाफ वार्ता भारत और फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे वे आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। और एक्सपर्ट का कहना यह है कि एक्सपर्ट का विशेषज्ञों का आदान प्रदान दोनों कर सकते हैं और एरोस्पेस और रक्षा में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और विकसित कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाता है कि भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत और ठोस रक्षा साझेदारी है। इसमें आत्मनिर्भरता का तत्व बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा वार्षिक रक्षा संवाद और रक्षा सहयोग पर उच्च समिति के तहत की जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। ठीक है ना, और आपको पता होगा कि फ्रांस से हमने जो है राफेल भी लिया है। ठीक है, और भी हमारे पास राफेल आने वाला भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि सितंबर में दोनों देशों के राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भारत फ्रांस विशेष कार्यबल की दूसरी बैठक भी आयोजित की, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिस्री और फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के सचिव जनरल एम मैरी डेस्कोर्ट्स ने किया था। इस बैठक में द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग के प्रगति की समीक्षा की गई। नवाचार, रक्षा, क्षेत्रीय मुद्दों जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए रास्ते की खोज की गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष में की गई प्रगति की व्यापक समीक्षा किया है, जिसमें छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर, याद रखना है, जैसी उभरती तकनीकों में संलग्न होने पर जोर दिया गया है। दोनों पक्षों ने नागरिक परमाणु सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर निकट समन्वय बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त किया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का मजबूत होना दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसपे हमने जो है जो चीजें लिखी गई है, देखिए लिखने पर पढ़ने पर जो है ना आपको पता चलना चाहिए कि किन किन चीजों पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। अब कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण में आत्मनिर्भरता की तैयारी अब चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत देशी विदेशी कंपनियों ने सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव दिए हैं। ठीक है, और इस बीच कहा जाता है कि मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर के बाद अब भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण होने जा रहा है। ठीक है, अब ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर तो बन ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का भी जो है ना निर्माण की बात चल रही है। कहा जाता है कि सरकार ने देशी विदेशी कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण के लिए प्रस्ताव देने को कहा था और 19 से अधिक कंपनियों ने कंपोनेंट्स निर्माण का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव देने की अंतिम जो तारीख गत 30 सितंबर थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 59,350 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रस्ताव को देखते हुए 1.15 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो इससे रोजगार भी पैदा होगा। ठीक है ना, रोजगार पैदा होगा, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। सरकार ने कंपोनेंट निवेश से
4.56 लाख करोड़ मूल्य के कंपोनेंट निर्माण का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब कंपोनेंट्स का निर्माण 10.34 लाख करोड़ तक के स्तर तक पर जा सकता है। इस निवेश और उत्पादन से 1.41 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, याद रखिएगा, लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार निकलेगा। ठीक है, ECAS की अवधि 6 साल की होगी और इस दौरान देखिए लक्ष्य जो है ना 6 साल रखा गया है और इस दौरान सरकार निर्माता कंपनियों को 22,919 करोड़ के इनिशिएटिव देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब अगर सभी प्रस्तावों को निर्माण की मंजूरी दी गई तो सरकार को 41,468 करोड़ रुपए इंसेंटिव देना पड़ेगा। अगले साल से कंपोनेंट निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना अप्रैल में इसकी जो है सूचना भी जारी कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखना, बहुत बारीकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार दोहराते हैं इन बातों को, स्वदेशी स्वदेशी। ठीक है, उसी के अंतर्गत इनका कहना है कि चिप से लेकर के सीप तक। ठीक है, यानी अब तो भारत सरकार जो है, भारत में खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सेमीकंडक्टर का, तो वो एक प्रकार का चिप ही होता है। ठीक है, उससे लेकर के जो हम सीप तक स्वदेशी ही बनाएंगे। उसी तरीके का जो है ना यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हमारे लैपटॉप, मतलब कि रॉकेट से लेकर के जो है ना लैपटॉप तक इस्तेमाल होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण है वो हम क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे। ठीक है ना, इसकी बात किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कंपोनेंट्स निर्माण के बाद हम इनके कच्चे माल का उत्पादन भी भारत में करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण के लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो सके। पहले भारत ने मोबाइल फोन का निर्माण शुरू किया, उसके बाद सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए स्कीम लाई, जिसके तहत 10 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है जो भारत में 1.6 लाख करोड़ का निवेश कर रही है। सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे लेकर के वैश्विक उद्योगों की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि रॉकेट से लेकर के लैपटॉप तक के इस्तेमाल में लाया जाएगा उपकरणों का और कंपोनेंट के बाद देश में ही कच्चे माल का निर्माण शुरू होगा, ऐसा इनका कहना है। और आपको बताया यहाँ पे कि 1.41 लाख लोगों को रोजगार इसके माध्यम से निकलेगा। ठीक है, मोबाइल फोन के निर्यात में 57% बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि आयात पर निर्भर जो है, मतलब मोबाइल फोन के लिए अब कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और पिछले 5 सालों में मोबाइल फोन के निर्यात में औसतन सालाना 57% का बढ़ोतरी दर्ज किया है भारत में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हुआ है और खोले गए हैं 5 सेंटर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कहा जाता है कि आखिरकार जो है ना डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हो गया है और 3 साल पहले बजट में, ठीक है, बजट में जो है ना डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किया गया था और बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के 5 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। बिहार के मुजफ्फरपुर, याद रखना है, उड़ीसा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति, मिजोरम के लुंगली और दमन में डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म खोले गए हैं। याद रखना ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छोटे छोटे शहरों के छात्रों को अब टेक्नोलॉजी से जुड़े अन्य प्रोफेशनल कोर्स के लिए बड़े शहरों में नहीं आना पड़ेगा। वे वर्चुअल तरीके से काफी कम फीस में इस प्रकार के कोर्स पूरा कर सकेंगे। नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए 101 कोर्स रखे गए हैं। ये कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक प्रोग्राम, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज 4.0, इसके साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े भी यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। वर्चुअल ऐप पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। छात्रों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंटर होंगे, एआई मेंटर होगा और वर्चुअल लैब में बच्चे प्रैक्टिकल कर सकेंगे। नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर छात्र कोर्स व फीस की पूरी जानकारी आप ले सकते हो। छात्रों को कोर्स करने के बाद उन्हें नौकरी दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। विभिन्न कंपनियों के साथ नाइलेट इस संबंध में समझौता करेगा। इस मौके पर वैष्णव ने कहा कि अभी बच्चों को वह पढ़ाया जाता है जो हम जानते हैं, जबकि छात्रों को वह पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी जरूरत हो उन्हें और कंपनियों को है। कंपनियों को इस बात की पेशकश कर रहे हैं कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स तैयार कराएं। 3 साल से डिजिटल यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही थी, तो आपको याद रखना है कहां कहां पर किया गया है 5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों कि आधार कार्ड का अपडेट करने के लिए ज्यादा शुल्क अब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि आधार कार्ड में अगर आप नाम, पता, फोटो जैसी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो अब जो है ना वो आपका महंगा हो जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट से जुड़े शुल्क में बदलाव किया है और अब आधार कार्ड में किसी भी तरह का अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो पहले 15 से 25 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। पहले से, अगर पहले 50 रुपया लग रहा था तो अब आपको जो है 15 रुपया या फिर 25 रुपया, ठीक है, 15 हो, 20 हो, 25 हो, लेकिन हाँ 15 से 25 रुपया आपका शुल्क बढ़ जाएगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है और 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगे। इसके बाद UIDAI ने अगले चरण यानी 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 के लिए नई दरें तय कर दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं महंगी हो जाएंगी? इन सेवा में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारी को अपडेट कराना शामिल है। फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट,
करने के लिए पहले 100 रुपये देने होते थे, अब 125 रुपये देने होंगे। इसी तरह 75 रुपये वाली सर्विस अब 90 रुपये हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क भी होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार हम जाते हैं करवाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो कहता था दोस्तों कि एलन मस्क जो है वो 500 अरब डॉलर संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया में सबसे अमीर लोगों की जो सूची है उसमें जो है ना लैरी एरिसन है, जो ओरेकल कंपनी के फाउंडर हैं। इनके पास जो है ना 350.7 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो है मेटा के हैं, 245.8 अरब डॉलर। जेफ बेजोस अमेजन के हैं, 233.5 अरब डॉलर। लैरी पेज गूगल के हैं, इनके पास 203.7 अरब डॉलर है। सर्गी ब्रिन गूगल के ही हैं, इनके पास 189 अरब डॉलर है संपत्ति। और जेनसेन हुआंग एनवीडिया के हैं, 162.6 अरब डॉलर है इनकी संपत्ति। बर्नार्ड अर्नाल्ड LVMH, इनके पास 160.6 अरब डॉलर की इनके पास संपत्ति है। और स्टीव बॉलमर जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इनकी संपत्ति जो है 156.4 है। ठीक है, तो एलन मस्क के पास जो है 500 अरब डॉलर संपत्ति है। ठीक है, और ये दुनिया के पहले जो है ना व्यक्ति हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। इनका कहना है कि देखिए 2000 मतलब इनके बारे में इतिहास है कि ये जब 12 साल के थे तो इन्होंने वीडियो गेम बना करके इन्होंने बेचा था। ठीक है, और 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया था। 12 साल में उम्र में ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया। इसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। यह मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि थी और 1995 में उन्होंने वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जीप2 बनाई थी। कॉम्पैक्ट ने इस कंपनी को 1999 में 307 मिलियन डॉलर में खरीद लिया था। इस डील से मस्क को 7% की हिस्सेदारी के बदले 22 मिलियन डॉलर मिले थे। मस्क ने 1999 में पेपाल बनाई थी और ईवी ने 2002 में इसे 1.5 अरब डॉलर में खरीद लिया था। इससे 180 मिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। तो ये चीजें ना जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास इनोवेशन है, क्रिएशन है, नया चीज आप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हो, तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें अभी एलन मस्क जो हैं इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, यूक्रेन को स्टॉकहोम मिसाइल देगा अमेरिका, इसके बारे में हमने बात किया ही था। और कहा जाता है कि अमेरिका का कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा कि ये दे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से शांति वार्ता जो हुआ पुतिन और ट्रंप के बीच में, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता दिख रहा है। तो अब इनका कहना है ना कि लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, और ऐसा केवल अमेरिका नहीं चाहता है, ऐसा यूरोपियन कंट्री भी चाहता है कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, और ताकि जो है ना कि जो यूक्रेन का जो खोया हुआ जमीन है उसको वो वापस लाए। ठीक है, और स्टॉकहोम मिसाइल देने का उद्देश्य यह है कि जो सामरिक महत्व के जो चीजें हैं, जैसे जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, जो ऐसी चीजें हैं जहां पे मतलब इसकी मारक क्षमता जो है ना वो 2500 किलोमीटर है, तो उन क्षेत्रों में इसको दागना है जहां से रसिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसको कहा गया है कि रूस के ऊर्जा और अन्य अहम ठिकानों की खुफिया जानकारी भी देने की बात की गई है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है ना कि युद्ध बड़े स्तर पर चलेगा। फरवरी 2022 में शुरू हुआ युद्ध, और ये लगभग 4 साल होने वाला है। 3.5 साल से ऊपर तो हो चुका है, और लगातार ये चीजें चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ना कि अब ओवरऑल जो है देखा जाए तो यूक्रेन का जो कि 20% जमीन जो है ना उस पे जो है रसिया का कब्जा हो चुका है। ठीक है, इसी कब्जे वाली जमीन को लेकर दोनों देश के बीच युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। रसिया चाहता है कि ये जो जमीन हमारे नाम कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन यूक्रेन नहीं चाहता है। ये दोनों देशों के बीच गोलीबारी के चपेट में आकर के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें सेना और आमजन शामिल है। युद्ध के चलते यूक्रेन से लाखों लोगों का बेघर होना पड़ा है, और बहुत सारे लोग देश छोड़ करके चले गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं, और अमेरिका जो है उनको हथियार तो देगा ही देगा, ठीक है, इसके साथ साथ खुफिया जानकारी भी देगा, जिसके माध्यम से जो है लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में पूछ सकता है। देखिए, ये अगर टॉमहॉक मिसाइल अगर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये चीजें युद्ध में शामिल हो रहा है और ये खुलेआम दिया जा रहा है, तो आपसे कमीशन पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों की सुरक्षा परिषद ने अफगान मंत्री मुत्की से हटाया यात्रा प्रतिबंध, और भारत ये आएंगे। ठीक है, और मुताकी जो है 10 अक्टूबर के बाद भारत आ सकते हैं, ऐसा आधिकारिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रतिबंध 9 से 16 अक्टूबर के लिए हटाया है। 9 से 16 अक्टूबर के लिए हटाया है, इस बात का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की 10 अक्टूबर के बाद भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, वो अगस्त में ही भारत आने वाले थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से यात्रा प्रतिबंध छूट न मिल पाने की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था। उन पर लगा प्रतिबंध 9 से 16 अक्टूबर के लिए हटाया गया है। अगर वह भारत आते हैं तो ये किसी तालिबान मंत्री की पहली यात्रा होगी।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मई में मुत्की से बातचीत की थी और मुत्की को 25 जनवरी 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूची में शामिल किया था। उन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती, हथियार प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध समिति की वेबसाइट के मुताबिक मुत्की को 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत यात्रा के लिए यात्रा प्रतिबंध में छूट दी गई है और यह भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान से कई महत्वपूर्ण नेताओं और अधिकारियों ने भारत का दौरा किया है, जिसमें दवा एवं खाद्य उप मंत्री अब्दुल्ला जाहिद भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो कहा जाता है वह लगभग हर महीने भर भारत में रह चुके हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में दूतावास खोलने और कई तरह की मानवीय सहायता देकर भारत ने तालिबान शासन से नियमित संपर्क बनाए रखा है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भारत ने अफगानिस्तान राजनयिकों के लिए मुंबई, हैदराबाद में कई महावाणिज्य दूतावास भी खोले हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का चार्ज डी अफेयर्स मोहम्मद इब्राहिम खील के पास ही है, जो अशरफ गनी सरकार के दौर में यहाँ पे तैनात है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों की सरकार बहु एजेंसी प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसके माध्यम से आतंकी जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए ये सहायता करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको लेकर के। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पर कहा जाता है कि कई एजेंसियां साथ में काम करेगी, जैसे एक आधिकारिक मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर 126 एजेंसियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ठीक है, ताकि जो है ना कि सारी जो भी चुनौतियां हैं, जो भी इश्यूज हो, ठीक है, उसको लेकर के, चाहे हम बात करें तकनीकी इश्यूज हो जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप के अलावा डीप फेक, इंटरनेट में अंदरूनी स्तर पर जो भी कोई दिक्कत आ रही हो, आतंकी समूह जो जिसका इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीजों का ये ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इश्यूज, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। बिहार करंट अफेयर्स आज नहीं था, 4 अक्टूबर वाले डिस्कशन में हम उन सभी चीजों को कवर करेंगे जो बीते 2 से 3 दिनों का इश्यूज हुए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके दोबारा पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।